हेलो एवरीवन। आज हम 11th का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमने मैकेनिक्स वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी है और मैकेनिक्स में हमें लास्ट वीडियो में हमने भाई मैकेनिक्स क्या है और काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, और वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस वॉच टाइम मेजरिंग सिस्टम। और उसके बाद हमने मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, तो वो सब चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी। रेस्ट और मोशन को हमने वहां पे स्टडी कर लिया था, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, दोनों आपके रिलेटिव पैरामीटर हैं। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। या हम ये कह सकते हैं रेस्ट और मोशन जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट डिफरेंट थिंग, नॉट डिफरेंट एंटिटी, they are same entity, they are two aspect of the same quantity। तो रेस्ट और मोशन जो हैं वो अलग अलग चीज नहीं है, वो सेम चीज है, बस देखने का नजरिया अलग है, देखने का तरीका अलग है, ठीक है भाई। अगर मैं एक एग्जांपल मैं लूं, अगर हम बात करें कि जैसे हम बस में या कार में ट्रेवल करते हैं तो हमें जो सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं वो पेड़ हमें चलते हुए दिखाई देते हैं। तो जो पर्सन कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, उस पर्सन के अकॉर्डिंग तो जो पेड़ है वो मूविंग है, वो मोशन में है। और जो सेकंड पर्सन जो सड़क के ऊपर खड़ा है, ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग वो पेड़ किस में है, वो पेड़ रेस्ट में है। तो एक ही चीज एक ही टाइम पे दो पोजीशन में कैसे हो सकती है भाई? एक ही चीज है ना, पेड़, और उसी एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर वो रेस्ट में भी है, वो मोशन में भी है, ठीक है। मतलब ये कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। रेस्ट और मोशन कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती तो एक ही टाइम पे एक ही चीज की दो वैल्यू नहीं होती। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है, ठीक है। तो आगे हम 12th क्लास में पढ़ेंगे ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आपने 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो भी इसकी तरह रेस्ट और मोशन की तरह, वो भी इस तरह क्या है, एक ही चीज के दो रूप हैं, ठीक है। वो भी रिलेटिव टर्म्स हैं, वो भी एब्सोल्यूट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट और मोशन क्या है, रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट पैरामीटर, ओके। तो रेस्ट और मोशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पोजीशन की। व्हाट इज पोजीशन? किसी भी ऑब्जेक्ट को ये बताने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है या मोशन में है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी पोजीशन को देखना पड़ता है। क्या उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है या टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदल रही, ठीक है। तो जो पोजीशन है, पोजीशन आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। पोजीशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैंने पहले बात की थी काइनेमेटिक्स में, हम 4 फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करने वाले हैं, पोजीशन की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की और टाइम की। इन सब का पूरा खेल है, ये 4 चीजें ही हमें स्टडी करनी है। तो पोजीशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी तो 2 प्रकार की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर। तो जो पोजीशन है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चीजें चाहिए। तो पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। It is its magnitude, its magnitude is defined, its magnitude is defined as
as length of a line which join the position of an object from origin कह सकते हैं इसको, या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। अब इसकी पोजीशन क्या है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। किसी की भी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ये हमारा XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, हमारा ओरिजिन हो गया। तो इस पॉइंट को मिला दो इससे, तो ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन की जो लेंथ है वो क्या है, हमारी पोजीशन है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे एरो लगा दिया मैंने। एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। कोई पॉइंट पी था मान लो यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें कि पोजीशन, इसको अब जस्टिफाई भी कर सकते हैं। पोजीशन कैसे आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जस्टिफाई करना भी बहुत आसान है। ठीक है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे, इसको जस्टिफाई करने के लिए कि पोजीशन स्केलर है या वेक्टर है। मान लो कि आप लोग क्रिकेट का मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हो। ये स्टेडियम है, आप क्रिकेट का मैच देखने के लिए स्टेडियम में गए, और मैं भी आप लोगों के साथ चला गया क्रिकेट का मैच देखने के लिए। पहली बार मैं क्रिकेट का मैच देख रहा हूँ, मैंने कभी भी टीवी में या रियल में क्रिकेट मैच को नहीं देखा, ये मान के चलता हूँ मैं तो। लेकिन मैंने सुना है कि विराट कोहली इज ए ग्रेट प्लेयर, विराट कोहली एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ये मैंने सुना हुआ है। और इंडिया का मैच है, क्रिकेट का मैच देखने के लिए मैं भी आप लोगों के साथ चला गया। अब जब मैच देख रहे होते हैं तो मैं पूछता हूँ किसी एक स्टूडेंट से कि बताओ मेरे को विराट कोहली कौन सा है। ठीक है, तो ये स्टेडियम है, यहाँ पे ये आपकी क्रीज है, पिच बना रखी मैंने यहाँ पे, और ये आपकी बैटिंग क्रीज है, ये आपकी बॉलिंग क्रीज है। ठीक है, तो बैटिंग क्रीज है, बॉलिंग क्रीज है। तो एक बच्चा मेरे को कहता है कि विराट कोहली इज 5 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज। मैंने क्या पूछा, वेयर इज विराट, वेयर इज विराट, ये मेरा क्वेश्चन था, वेयर इज विराट। तो बच्चे ने क्या आंसर दिया, विराट इज 5 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज, 5 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज। तो ये जो 5 मीटर हो गया फ्रॉम बैटिंग क्रीज, ये जो 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर क्या है, ये 5 मीटर तो हो गया, 5 मीटर तो हो गया उसकी पोजीशन का मैग्नीट्यूड। विराट कोहली की पोजीशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 मीटर। कहां से 5 मीटर, बैटिंग क्रीज से। तो बैटिंग क्रीज क्या होगी, यहाँ पे बैटिंग क्रीज होगी हमारे रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन हो गया। और क्या ये उसको लोकेट करने के लिए क्या मैं बता पाऊंगा क्या मैं जान पाऊंगा विराट कोहली कहाँ पे है, कौन सा प्लेयर विराट कोहली है। मेरे को सिर्फ इतना आंसर मिला कि विराट इज 5 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज। अब ये आपकी बैटिंग क्रीज है, तो 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ, कहाँ पे, किधर है 5 मीटर वो। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन से मैं ये लोकेट कर पाऊंगा कि विराट जो है वो कहाँ पे है, नहीं कर पाऊंगा। तो क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, नहीं।
उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे को उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अगर अब वो बच्चा मेरे को बोले विराट इज 5 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज टुवर्ड्स ईस्ट, तो अब मैं उसको लोकेट कर पाऊंगा कि यहाँ पे है विराट, देयर इज विराट, दिस इज 5 मीटर डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है, विराट है। तो पोजीशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए और मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमने बात कर ली कि पोजीशन क्या होती है। ठीक है, अब पोजीशन हमें पता लग गया और हम किसी की पोजीशन को बता भी सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के पोजीशन बता देंगे, इसकी पोजीशन ये है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं भाई, अब हमें इतना पता लग गया, हम बता सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, तो अब एक बेसिक सी टर्म की बात करूंगा मैं, डिस्टेंस क्या होती है। आपने 9th में पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे, बस इसको एक बार देखेंगे डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, मान लो आप कोई पर्सन है, यहाँ से ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ से बी तक जाता है कोई पर्सन, कुछ ऐसा पाथ लिया उसने ए से बी तक जाने में। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो एक पर्सन इस रास्ते से ए से बी तक जाता है, तो ये जो रास्ता है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी। वो डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कवर की उस पर्सन ने जो ए से बी गया है। तो डिस्टेंस इज नथिंग, इट इज द लेंथ, इट इज लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, it is length of actual path traveled by the object, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जिस रास्ते से कोई ऑब्जेक्ट गया है, कोई पर्सन गया है, उस रास्ते की जो लंबाई है वो उसकी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है, यूनिट इज मीटर, इतना आपको इसमें याद रखना है। अब देखो, इसके बाद मैं बात करूंगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अभी मैंने बात की थी पोजीशन वेक्टर की, किसकी बात की थी, पोजीशन वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट, मान लो कोई पर्सन यहां से इस पॉइंट पे जाता है, यहां से इस पॉइंट पे जाता है, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है। ठीक है, तो ये ए से बी जाता है, तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी की पोजीशन को स्पेसिफाई करूंगा। तो मेरे को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। ए और बी की पोजीशन को स्पेसिफाई करूंगा मैं सबसे पहले, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसमें देखो, ये आपका ओरिजिन है। अब ये जो है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपके पर्सन ए का, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पर्सन ए। इसको मैं लिखूंगा आर ए से, पोजीशन वेक्टर को मैं आर से या एक्स से ही डिनोट करूंगा। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है। वो कहां से कहां मूव किया, ए से बी। तो मैं क्या कर लूंगा, ए का पोजीशन वेक्टर देख लूंगा और बी का पोजीशन वेक्टर देख लूंगा। तो जो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आया है, यहां पे जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिखूंगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने जो 9th क्लास में जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को, जनरली हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर का सिंबल भी लगाएंगे, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन है ये भी वेक्टर है, पोजीशन भी क्या है, वेक्टर है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे, देखो आगे हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा, ये जो चेंज इन होता है ना, चेंज इन को लिखने की बजाय, चेंज इन को बार बार लिखने की बजाय हम चेंज इन को क्या लिखते हैं, चेंज इन को हमने एक सिंबल का नाम दे दिया। क्या सिंबल नाम दे दिया, डेल्टा। चेंज इन को क्या लिखेंगे, डेल्टा। जैसे यहां पे है ना डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन क्या, पोजीशन वेक्टर आर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब क्या है, चेंज इन। आर से किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिनोट किया हुआ है पोजीशन को, पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। जो आपने 9th क्लास में जो डेफिनेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की, कि भाई मान लो 9th क्लास वाली डेफिनेशन देख लेता हूं मैं एक बार। अब देखो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, डायरेक्शन होती है इसकी, डायरेक्शन भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, मतलब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आर ए की जो ए से बी की तरफ, फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, फ्रॉम ए टू बी, ये इसकी होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट, और आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा था, चीज वही थी, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आपने इसको पढ़ा था। 9th में कैसे पढ़ा था देखो आपने, उसको भी हम देख लेते हैं। भाई मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, ठीक है, मान लो कि वो ऐसे पाथ से गया, तो दिस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। आप क्या कर लो, इनके बीच में यहां से ऑब्जेक्ट गया ना, दिस इज इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते थे हम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और जहां से ये हमने वही तो लिखा था इनिशियल पोजीशन, बस इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। पोजीशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो इसको हमने आर ए लिख दिया था बस, और इसको हमने आर बी लिख दिया था, है तो ये भी पोजीशन ही। एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, बी क्या है आपकी, फाइनल पोजीशन है। ठीक है, फाइनल पोजीशन। और अब देखो, अब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट की नहीं बात कर रहा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ आपको कैसे मिलेगा कि सीधी लाइन से मिला दो, सीधी लाइन से मिला दो, ये जो पाथ होगा ना, ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा।
किसी भी दो ऑब्जेक्ट, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, उससे छोटा पाथ नहीं मिलेगा दोनों के बीच में। तो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इस पाथ की जो लेंथ है, इस शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होती है इसकी? डायरेक्शन ऐसे ही लेते हैं, ए टू बी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हमने दोनों की बात कर ली, मैग्नीट्यूड की बात कर ली और डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आज हमने किसकी बात की है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की है। छोटा सा न्यूमेरिकल करूंगा मैं यहाँ पे, और फिर देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई 1/4 ऑफ सर्कल है, 1/4 ऑफ सर्कल लिया मैंने, कंप्लीट सर्कल नहीं लिया, ये 1/4 ऑफ सर्कल है। एक ऑब्जेक्ट यहां से ए से बी तक मूव करता है, ए से बी तक, दिस इज 1/4 ऑफ सर्कल, दिस इज 1/4 ऑफ सर्कल, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, π/2, 90 मीन्स π/2 रेडियन। ठीक है, यहां से ए से बी जाता है, तो डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? कितनी उसने डिस्टेंस कवर की, कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है और डिस्टेंस पूछी है। डिस्टेंस तो क्या होगी? जिस पाथ से गया है उसकी लंबाई, ए से बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल होती है आपकी 2πr, सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr, उसका क्या है? 1/4 है, तो 2π, रेडियस मान लो इसका कैपिटल आर है, तो 2πr अपॉन इसका 1/4 है, तो ये हो गया आपका πr/2, दिस इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल से फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लंबाई, तो आर ये है, आर ये है, तो ये कितना हो जाएगा? √2r, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, √2r इज द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। एक और एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास ये कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहां से ये पाथ दे रखा है, एक्चुअल पाथ है ये, और ये ए है आपका, ये आपका बी है, कोई ए से बी गया है मान लो, ये मान लो आपकी दे रखी है 2 मीटर, 1 मीटर ले लेता हूं मैं इसको, 1 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, और 4 मीटर मान लो ये दे रखी है, ये 4 मीटर है, ये दे रखी है। ठीक है, ये 2 मीटर है, और थोड़ा सा इसको मैंने लंबा बना दिया वैसे देखने में। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ए को बी से मिला देंगे, ए को बी से मिला देंगे, तो ये हो जाएगी ना डिस्प्लेसमेंट हमारी, दिस इज, ये जो लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लंबाई कैसे निकालेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये कितना हो जाएगा?